हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्यूबज के चैनल में। क्यूबज एक ऐसा चैनल है जो आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे VAC यानी वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत जो दो पेपर होते हैं हमारे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और EVS का पेपर। उसमें से आज हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए, इसमें आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसका पास मार्क्स आपका 20 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। उसमें या तो आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। और जो पार्ट 2 है यानी ग्रुप बी है, ग्रुप बी में आपको जो है 5 टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं 15-15 मार्क्स के। चलिए, पिछले बार की तरह ही हम लोग इसको भी एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ मुंबई इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या मुंबई शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि मुंबई जो है वो दक्षिणी तट यानी पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ताजमहल केवल लाल पत्थर का प्रयोग करके निर्मित है। ये भी गलत है, क्योंकि ताजमहल जो है ये आप सबको पता है, आपने फोटो देखे होंगे, शायद कुछ लोग जाके भी वहाँ देखे होंगे। तो ताजमहल जो है वो हमारा पूरा बना हुआ है व्हाइट मार्बल से, यानी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। हाँ, कुछ कुछ जगह जो है वो उसकी लाल पत्थर से उसकी कुछ संरचनाएं बनी हुई है, लेकिन वो मुख्य रूप से जो है पूरे की पूरी सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। अगला है हमारा C नंबर क्वेश्चन की पंचतंत्र इज ए फेमस कलेक्शन ऑफ फेबलेस, यानी पंचतंत्र प्रसिद्ध पंक्ति कथा संग्रह है। ये बिल्कुल सही है। पंचतंत्र जो है प्रसिद्ध पंक्ति कथा संग्रह है। ये पंचतंत्र जो है ये जो ओरिजिनल है ये संस्कृत में लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा, और इसमें जो मॉरल स्टोरी दिया गया है वो सारे के सारे एनिमल बेस्ड, यानी हमें किसी बंदर के द्वारा या किसी हिरन, जंगली जानवर, इस तरीके से हमें रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ जो है लेसन इसमें बताया गया है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है जो है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है, यानी सोशल इक्वलिटी इज नॉट ए प्रायोरिटी इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये जो है बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा जो सेंटेंस है ये करेक्ट नहीं है। भारत की शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में माना जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और राइट टू एजुकेशन 2029, इनके जैसे कानून और जो लागू किए गए हैं, ये सब समानता के ही अधिकार है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि सामाजिक समानता को प्राधान्यता जरूर दी गई है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची सम्मिलित है। ये बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये बात जरूर हमारा सही है। जो भारत का मौलिक अधिकार है वो हमारे 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहला है समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी, सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना जाएगा। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को भाषण, अभिव्यक्ति, आंदोलन और आदि अपनी बात रखने की पूरी से पूरी स्वतंत्रता है। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बाल मजदूरी के और मानव तस्करी पर रोक लगाया गया, यानी किसी तरीके से किसी पे शोषण नहीं किया जाएगा। हमारा चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। आपके पास स्वतंत्र है कि आप कोई धर्म को अपनाओ, आप किसी भी धर्म की पूजा करो, ये आपको उसकी पूरी की पूरी छूट दी गई है। पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये जो है हर एक बच्चे को 14 वर्ष की उम्र तक सबको शिक्षा मिलना आवश्यक है। हर बच्चा स्कूल जाएगा और इसीलिए 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा को पूरी तरीके से यानी क्लास 12 तक शिक्षा को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है सरकारी स्कूलों में। अगला है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि हमारा कोई अधिकार किसी के द्वारा छीना जा रहा है या हमारे पास जबरदस्ती किया जा रहा है, तो हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हम अदालत में जाए और अपनी बात को रखें। तो ये हमारा जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची है, तो ये हमारा सही है।
अब अगला हमारा है ग्रुप बी, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन में। ये भी आपको कोशिश करें कि 500 से 600 वर्ड में लिखने का, और पॉइंट वाइज, और पॉइंट, एक पॉइंट दे उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें, दूसरा पॉइंट डाले उसको डिस्क्राइब करें, इस तरीके से लिखने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महत्व और प्रभाव पर चर्चा करें, यानी कि डिस्कस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन हाई माउंटेन पीक्स एंड देयर इम्पैक्ट। इसमें हमें जो है भारत की उच्च पर्वत चोटियां हैं उसके प्रभाव और महत्व का हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है उसका जो प्रभाव है वो है जलवायु नियंत्रण। हिमालय जैसे ऊंची पर्वत चोटियां जो है वो जलवायु नियंत्रक के रूप में जरूर कार्य करती है। यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, जिससे उत्तर भारत अत्यधिक सर्दियों से बचा रहता है। और ये मानसूनी हवा जो आती है उसको भी रोक के वर्षा करवाती है, जो, और वर्षा का होना कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वही इंग्लिश में भी है कि क्लाइमेट रेगुलेशन, हाई माउंटेन्स पीक लाइक द हिमालयाज एक्ट एज क्लाइमेट रेगुलेशन, दे ब्लॉक कोल्ड winds from Central Asia, preventing northern India from extreme winter. They also help trap monsoon wind, casually rainfall essential for एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट है कि प्रमुख नदियों का स्रोत। भारत की नदियाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये उच्च पर्वत ग्लेशियरों से निकलती है, यानी ये सारे जो है हिमालय से आती है, नेपाल के रास्ते ये भारत में प्रवेश करती है। और ये नदियाँ करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है। ये आपको पता ही है कि जल है तो जीवन है, पानी को बचाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जल जो है पेयजल, कृषि और कई तरीके जल विद्युत उपकरण जो है वो जल के द्वारा ही चलती है, और वो कृषि में बहुत सहायक होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी जैव विविधता का केंद्र। पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि विशेष जैव तंत्र का समर्थन करते हैं, जिनमें कई प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। हिमालय जैसे जो क्षेत्र है हमारे, उसमें हिम तेंदुआ, लाल पांडा और दुर्लभ जो औषध बनाने का जड़ी बूटी हमें ज़रूरत होती, उन सबका घर है हिमालय। तो उससे हमें क्या होता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस, यानी सामरिक और रक्षा महत्व। भारत की उत्तरी सीमाओं पर स्थित ऊंची पर्वत चोटियां प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का कार्य करती है। जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश, जिनके पास साथ हमारे भारत का अक्सर लड़ाई होते रहता है, कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, पुलवामा किस तरीके से काम करते हैं, वो हमारे सैनिक के लिए बचाव का काम करती है, उससे वो लोग शेल्टर ले सकते हैं और अच्छी तरीके से युद्ध कर सकते हैं। अगर कोई ऊंची चोटी है, मतलब ऊंचे पहाड़ है, तो वहाँ से अच्छी तरीके से मिसाइल सबको लॉन्च किया जा सकता है। इसीलिए भी जो पर्वत श्रृंखला है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कि टूरिज्म एंड इकोनॉमी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था। ऊंची पर्वत चोटियों वाले क्षेत्र पर्यटकों को ट्रैकिंग, पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग और धार्मिक यात्राओं के लिए आकर्षित करते हैं। जैसे कि हमारे केदारनाथ है, अमरनाथ है, कई सारे ऐसी जगह है जो कि पहाड़ की चोटियों पे बसे हुए हैं। ये पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं उनको रोजगार मिलता है, वहाँ पे नए नए ट्रांसपोर्टेशन बनाया जाता है, उस क्षेत्र का विकास होता है, होटल बनाए जाते हैं, और इससे ग्रामीण रोजगार यानी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। कई पर्वत चोटियां जैसे भारतीय परंपराओं में पवित्र मानी जाती है। जैसे कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह स्थल तीर्थ यात्रा केंद्र होते हैं और इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा होता है। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, यानी पर्यावरणीय चुनौतियाँ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऊंचे पर्वत ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, और इस वजह से बाढ़ और जल जैसी कई समस्याएं भी पैदा हो रही है। और पहाड़ी एरिया में उत्तराखंड वगैरह आप सुनते होंगे कि भूस्खलन हो जा रहा है, कहीं पहाड़ टूट के गिर रहा है, कहीं पे भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी जापान के सामने वाला असम, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा भूकंप हमें महसूस करने को मिलता है, और इस तरीके की आपदाएं आती रहती है। तो पर्वतीय क्षेत्र का इसमें एक नुकसान भी है और उसके फायदे भी है, और जहाँ हमें फ़ायदा मिलता है वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान भी
रहता ही है। निष्कर्ष भी इसका वही हो जाएगा कि भारत की उच्च पर्वत चोटियाँ केवल प्राकृतिक आश्चर्य नहीं बल्कि पर्यावरणीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके संरक्षण की आवश्यकता सतत विकास के लिए आवश्यक है। आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव हुए। हाउ हैज़ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जब हमारे देश में ब्रिटिश आए थे, उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कई तरह के बदलाव किए। आपको पता होगा कि पहले भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल पद्धति थी, यानी बच्चे अपने घर से जाते थे, गुरुकुल में वो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, जहाँ उन्हें अलग अलग नीति कौशल, सामाजिक मॉरल स्टोरीज के थ्रू और उन्हें वक्तव्य रूम में यानी कि उन्हें कहानियाँ सुना के, बोल चाल में प्रैक्टिस करवा के इस तरीके से वहाँ शिक्षा दी जाती है। जहाँ शहर से दूर, गांव से दूर एक अलग जंगल में रहते थे वो लोग, हमारे जो साधु संत ज्ञानी लोग थे वो रहते थे और वो शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए भारत में तो उन्होंने स्कूल बनवाए, उन्होंने अच्छी चीज़ें भी की, बट उनके इस शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे उनका मेन मकसद क्या था। ब्रिटिश का मकसद था कि इंडियन जो है वो उनकी गुलामी करते रहे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया कि इसमें हमें ऐसा लगे कि ये हमारे विकास के लिए कार्य कर रही है, लेकिन उसमें अधिकतर चीज़ें जो थी वो हमें मेंटली जो है उनके लिए हमें गुलाम बना रही थी। चलिए इसको ही हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। क्या पहला कि आधुनिक शिक्षा की शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में जो शिक्षा है वो गुरुकुल, मदरसा और पाठशालाओं के माध्यम से दी जाती थी, जिसमें धर्म, दर्शन और स्थानीय ज्ञान पर ज़्यादा जोर होता था। ब्रिटिश ने अंग्रेजी, विज्ञान, तर्क और आधुनिक सोच पर आधारित शिक्षा प्रणाली शुरू की। इसमें हमारे सोच में विकास भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पुराने जो कल्चर थे उसको भी हम लोग धीरे धीरे भूलते चले गए। अगला पॉइंट है कि इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना देना। ब्रिटिश जो आए उसमें सबसे बड़ा बदलाव था कि उन्होंने हमारे शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी बना दिया। जो लॉर्ड मैकॉले थे वो 1835 में ये प्रस्ताव रखा कि भारतीय के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार किया जाए जो रक्त से भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज हो, वो ताकि उनको लिए हमारे ऊपर गुलामी करना ज़्यादा इजी हो सके। थर्ड पॉइंट है कि लिपिकीय शिक्षा पर जोर यानी फोकस ऑन क्लारिकल ट्रेनिंग, यानी लिपिक जो होते वो क्लर्क होते थे। तो ब्रिटिश जो शासन था उसमें अधिकतर जो भारतीय का जो काम होता था वो क्लर्क का काम करते थे, वो उनके लिए काम करते थे और कागज़ का इधर उधर करना या फिर ऐसे छोटी मोटी कामों के लिए वो भारतीयों का यूज करते थे। चौथा पॉइंट है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पतन। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली जैसे कि गुरुकुल, मदरसे और स्थानीय पाठशालाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि इन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली। और जब तक आर्थिक सहायता है, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो कोई भी पाठशाला या फिर गुरुकुल या कोई मदरसा वो नहीं चल सकता है। शिक्षा देने के लिए हमें कई तरीके से साधन की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है वो है हमारे पास पैसा, मनी। उसके बिना हम लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे, उसके बिना हम लोग ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। और जब अपनी किताबें या ज़रूरत की चीज़ें जब हम लोग नहीं खरीद पाएंगे तो फिर हम लोग का वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो गुरुकुल जो है इन सबको आर्थिक सहायता देना बंद हो गया और कोई उनको मोटिवेट नहीं किया, प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी उनको अपना प्रणाली चलाना था। अगला पॉइंट है हमारा कि विश्वविद्यालय और स्कूलों की स्थापना। ब्रिटिश आए तो हमारा यूनिवर्सिटी खुला, स्कूल खुला, ये एक अच्छा पॉइंट था कि जब ब्रिटिश शासन में सबसे पहले जो स्कूल और विश्वविद्यालय खुला था वो था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जैसे मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। इन संस्थानों में जो है वो ब्रिटिश पाठ्यक्रम को और उनकी जो प्रणाली थी, परीक्षा प्रणाली, उनको ज़्यादा जोर दी गई थी और उन्हीं को अपनाया गया था। अगला हमारे पास पॉइंट है कि शिक्षा का मानकीकरण और केंद्रीकरण, यानी कि ब्रिटिश ने भारत की शिक्षा प्रणाली को केंद्रीकृत और मानकीकृत बनाया। पहले जो ये थे
केंद्रीकृत थी। सामुदायिक आधारित प्रणाली की जगह अब एक समान पाठ्यक्रम आया, जिसमें लचीलापन और स्थानीय ज़रूरतें पीछे छूट गई। पहले जो शिक्षा होता था वो हमारे रिलीजियस के हिसाब से अलग पढ़ाया जाता था, हमारे कल्चर के हिसाब से अलग पढ़ाया जाता है। यानी कि जो राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे वो ज़्यादातर युद्ध नीति सीखते थे, उन्हें ये सिखाया जाता था कि किस तरीके से राज करना है, ये सारे। लेकिन जब ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली आया तो उसके अंतर्गत सबको एक ही शिक्षा प्रणाली इंट्रोड्यूस किया गया कि सबको एक जैसे पढ़ाया जाएगा, सबका विकास एक ही जैसे होगा। अगला है हमारा कि इससे सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इसमें सोशल इम्पैक्ट हमारे पास ये पड़ा कि शिक्षा केवल उच्च और मध्यम वर्गों तक ही सीमित रह गई, जबकि महिलाओं और निचली जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। यद्यपि बाद में सुधार हुए, परंतु प्रारंभिक ब्रिटिश शिक्षा ने सामाजिक असमानता का और बढ़ाया। जैसे कि भारत में पहले से जातिवाद की प्रथा बहुत थी और ब्रिटिश ने इसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने और ज़्यादा उसको बढ़ाया कि जो ऊंचे वर्गों के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, राजा महाराजा है, उन्हें ही शिक्षा का अधिकार दिया गया और जो निचले लोग थे, निचले जाति के लोग थे और महिलाएं को भी उन्हें शिक्षा का अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। अगला है हमारा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसके इसके जो है हमारा दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुआ। तो ब्रिटिश प्रभाव ने भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। इससे शिक्षा में आधुनिकता आई, परंतु यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों से दूर हो गई। स्वतंत्रता के बाद सुधारों ने इसे राष्ट्रीय पहचान देने की भरपूर कोशिश की और हमारा आज का जो शिक्षा प्रणाली है ये हमारे जो पारंपरिक गुरुकुल की शिक्षा है उनके साथ साथ जो मॉडर्न शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन है, दोनों को मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये दोनों को मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जिससे तो इसके निष्कर्ष में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा को गहराई से बदल दिया। इससे आधुनिक शिक्षा और संस्थानों की नींव रखी, लेकिन असमानता भी काफ़ी बढ़ाई। स्वतंत्र भारत ने पारंपरिक और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने का काफ़ी प्रयास किया है और इसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का विकास किस तरीके से हुआ है, वर्णन करें। हाउ हैज द एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन। चलिए इसका भी हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो सुधार हुआ था वो है भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और भूमि सुधार कानून लाए। इन सुधारों का उद्देश्य था किसानों को भूमि का स्वामी बनाना और कृषि उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना था। दूसरा है हमारे पास हरित क्रांति लाया गया, यानी 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज और यानी HYB सीड्स जो थे, जिससे कम सीड्स में ज़्यादा हमें उसका पोषण मिलता था, उससे ज़्यादा हमारे फसल होती थी, वैसे सीड्स लाया गया। हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया। सिंचाई और कृषि के लिए अलग अलग मशीनें लाई गई और इससे ये फायदा हुआ कि गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तीसरा पॉइंट है कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा, एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जैसे और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे हमें किसानों को और ज़्यादा बच्चों को किसान उनके फसल के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया गया कि कैसे सिंचाई करनी है, किस तरीके से हम लोग फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, फर्टिलाइज़र को कैसे यूज करें, इस तरीके से कौन से मिट्टी में कौन सी फसल हम लोग लगाएंगे, कौन सा मौसम में लगाएंगे तो वो ज़्यादा हमें उत्पादकता प्राप्त होगी। और आधुनिक तकनीकों को भी अपनाया गया। सिंचाई और जल प्रबंधन, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। सरकार ने नहर बनाए, बांध और ट्यूबवेल जैसे कई तरीके की जल संसाधन की विकास किया। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी खेती संभव हो पाई और कृषि पे जो वो मानसून पे निर्भर रहते थे कि मानसून का सीजन आएगा तब कृषि की जाएगी, तो उन मानसून की निर्भरता पे कम हुई। हाँ, हालांकि बिना बारिश के फसल में दिक्कतें होती है, लेकिन अभी जल संसाधन में इतने सारे हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं कि थोड़ी सी हम वर्षा पे कम डिपेंड होने लगे हैं पहले के मुकाबले।
अगला पॉइंट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, इससे ये तय किया गया और सरकार जो है वो किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए फसलों पर ये सिस्टम लागू किया। इससे अगर बाजार में कोई फसल की कमी हो जाती है या फिर उसकी मूल्य जो है वो घट जाता है, इसके बावजूद भी वो किसान को उचित मूल्य में मिलेगा ताकि वो आसानी से अपनी फसल को उत्पादन कर सके। अगला पॉइंट है हमारा कृषि यंत्रीकरण, यानी ट्रैक्टर, थ्रेसर और हार्वेस्टर जैसे कई मशीन का लाया गया, उससे इंट्रोड्यूस किया गया और इससे जो है कृषि कार्य में और ज़्यादा तेजी और कुशल हो गया। इसमें श्रमिकों की निर्भरता घटी और उत्पादन भी ज़्यादा हुई। अगला पॉइंट है कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टोरेज, कई तरीके से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जिसे कहा जाता है, वो PDS जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस तरीके की नई नई नीतियों से इंट्रोड्यूस करवाया और भंडारण सुविधा और PSD यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इससे जो है अन्न की जो बर्बादी हो जाती थी वो कम हुई और जो गरीब लोग थे उन्हें एक सस्ती रेट पे जो बेसिक खाने की चीज़ें हैं वो उपलब्ध होने लगी थी। और अभी जो रिसेंट कुछ पहल लाया गया जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान करके नाम पोर्टल और प्राकृतिक खेती, इस तरह के कई कार्यक्रम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में भी काफ़ी मदद की है। इसमें निष्कर्ष में हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि ने एक लंबा सफर तय किया है, पारंपरिक से आधुनिकता की ओर। सरकार की नीतियों और वैज्ञानिक प्रगति के कारण देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है, लेकिन अभी भी किसानों की आय, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ खेती जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। अगला हमारे पास पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन है कि अलग अलग धर्म, समाज और सांस्कृतिक समूहों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाई है। हाउ डिड डिफरेंट रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स प्ले देयर रोल्स इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। देखते हैं कि जब भारत को इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, तो सारे लोग जो उसमें कूद पड़े थे, सबकी कई सारे हमारे सैनिक शहीद हुए, कितने लोगों को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया। कई सारे नाम हैं हमारे पास, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह से कई तरह के नाम हैं जो हम हर साल याद करते हैं, हमेशा वो हमारे लिए अमर है। तो देखते हैं कि अलग अलग कल्चर ने, अलग अलग समाज धर्म ने किस तरीके से उसमें अपनी भूमिका को निभाई है। पहला पॉइंट है कि हिंदू समाज की भूमिका, यानी जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें उसकी भूमिका क्या है। हिंदू समाज स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख शक्ति था, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग उतनी ही सुरक्षा के साथ रहते हैं, जितनी सुरक्षा से यहाँ की मेजॉरिटी जो धर्म है वो रहती है। यहाँ हर धर्म को समान अवसर दिया गया है, हर धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं। तो देखते हैं जैसे कि हिंदू समाज से जो थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा के माध्यम से सामाजिक एकता और अहिंसा पे ज़्यादा बल दिया था। मुस्लिम समाज की भागीरथी क्या थी। मुस्लिम समाज के अनेक नेता जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खिलाफत आंदोलन के अली बंधु और खान अब्दुल गफ्फर खान ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। मौलाना आज़ाद जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत जोर दिया, क्योंकि ब्रिटिश के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉइंट था कि यहाँ पे भारत में लोग धर्म और जाति के नाम पे बहुत ज़्यादा बंटे हुए हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने और ज़्यादा बांटने का प्रयास किया था, किंतु वे असफल जरूर रहे। और हिंदू मुस्लिम की एकता होने से, एकता के बाद उन्हें ये देश छोड़ के 15 अगस्त 1947 को जाना पड़ा। अगला है सिखों की भूमिका, रोल ऑफ सिख कम्युनिटी। सिखों जो है उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही साहसपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि गुरुकुल सुधार आंदोलन, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी और करतार सिंह सराभा जैसे अनेक युवाओं ने आज़ादी के लिए खुशी खुशी बलिदान दे दिया। ईसाई और पारसी समाज। ईसाई और पारसी समाज के शिक्षित वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता फैलाने, प्रेस चलाने और सुधार आंदोलनों में भाग लेकर
अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। दादा भाई नौरोजी जो पहले पारसी थे वो भारतीय संसद बने। अगला है आदिवासी और ग्रामीण समाज। सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया, खास कर करके ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं की क्या सहभागिता रही, जैसे सरोजिनी नायडू, लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली जैसे कई महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने सत्याग्रह, जल सत्याग्रह और विदेशी वस्त्र बहिष्कार में अहम भूमिका निभाई थी। सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों का योगदान, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अलीगढ़ आंदोलन, देव समाज जैसे कई तरह की संगठनों का स्थापना किया गया और ये शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर विचारधारा फैलाई। इन्होंने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी बहुत कार्य किया। निष्कर्ष है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक सामूहिक संघर्ष था, जिसमें धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र की सभी सीमाएं लांघकर सभी समूहों ने योगदान दिया और इस विविधता ने संघर्ष को और व्यापक और मजबूत बनाया। और इसी विविधता की एकता की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम खुली सांस में हवा ले पा रहे हैं और हम खुशी से अपना बात रख सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, हमारे पास हर तरह के अधिकार है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार कैसे गारंटी किया गया है, इसके लाभ और चुनौतियां क्या है। पहला है हमारा शिक्षा का अधिकार, यानी भारतीय शिक्षा का अनुच्छेद 21A ये गारंटी करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार 2002 में 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दूसरा है हमारा RTI अधिनियम, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो ये है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसने ये सुनिश्चित किया कि सभी निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और दाखिला बाधा रहित हो। अगला है कि कुछ मुख्य प्रावधान जो है वो है कि 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, प्रवेश पे कोई रोक नहीं, भले ही जन्म प्रमाण पत्र ना हो, और प्रत्येक स्कूल में योग्य शिक्षक और मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य किया गया। चौथा है कि शिक्षा के अधिकार के लाभ हमारे पास क्या क्या हुए। उसमें पहला है कि शिक्षा तक हमारी पहुंच हुई। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों जो कि पैसे की कमी के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी इजी हो गया, क्योंकि जब शिक्षा फ्री हो गई तो सबके लिए पढ़ना इजी हो गई। बाल श्रम में कमी, शिक्षा अनिवार्य होने से जो बच्चों की मजदूरी में कमी आई, बच्चों को मजदूरी से हटाकर उन्हें विद्यालय भेजा जाने लगा। सामाजिक समानता, निजी स्कूल में 25% सीट कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होने के लिए इससे अवसर बढ़े और इससे गरीबी अमीर सारे बच्चों को एक समान शिक्षा से पढ़ाया गया। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी, और गर्ल्स और बॉयज, लड़का लड़की दोनों को ही पढ़ने का अधिकार दिए गए हैं और इससे बालिकाओं के स्कूल में नामांकन की दर में भी बढ़ोतरी हुई। अब देखते हैं कि उसमें कुछ चुनौतियां भी आई हमारे शिक्षा के अधिकार से। कुछ चुनौतियां जो है क्या क्या हुआ। बुनियादी सुविधाओं की कमी, कई सरकारी स्कूल में अभी भी पर्याप्त कक्षाएं नहीं हैं, शौचालय और पीने का पानी के साधन उपलब्ध नहीं है। इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे भी हमें इसका भी विकास करना चाहिए। और दूसरा हमारे पास है कि शिक्षकों की कमी, कई हमारे पास योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है और इससे क्या होता है, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरा है जागरूकता की कमी, कई सारे वन वाले प्रदेश में, जंगलों वाले प्रदेश में, जहाँ अभी भी कई ऐसे समुदाय रहते हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो मजदूरी करते हैं और अपना पेट भरते हैं, तो उनको जागरूक करना आवश्यक है। उन्हें कई सारे अभिभावक भी हैं जिन्हें ये अधिकार की जानकारी नहीं है, तो उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। अगला है कि
निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अभी भी चुनौतियां मौजूद है, लेकिन सरकार इस पे धीरे धीरे काम करने की कोशिश कर रही है और हमें हर बढ़ते एक बीतते दिन के साथ हमें इसमें विकास दिखाई दे रहा है, हमें सुधार दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। हम लोगों ने पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये आप ज़रूर बताएं। आप कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और अगला हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आप पढ़ते रहे।